नाउ वी विल डिस्कस एन ओवरव्यू ऑफ सेल। इसके लिए हम अनियन पील सेल या ह्यूमन चीक सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। अनियन पील सेल मतलब प्याज के छिलके की सेल, और ह्यूमन चीक सेल मतलब मनुष्य के गाल के दीवार की सेल। मुंह खोलिए और जो गाल की दीवार है उससे एक सेल निकालिए, तो ये हो गया ह्यूमन चीक सेल। तो जब आप अनियन पील सेल को या प्याज के छिलके की सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी उसको सेल वॉल कहेंगे, और इसके अंदर भी एक और बाउंड्री होगी जिसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। जबकि ह्यूमन चीक सेल को जब आप ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप से तो इसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी वो होगी सेल मेम्ब्रेन। यानी ह्यूमन चीक सेल में जो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होगा, यानी सेल को लिमिट करने वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन होगा, जबकि अनियन पील सेल में जो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होगा, जो सेल को लिमिट करने वाला स्ट्रक्चर होगा वो सेल वॉल होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आपने अनियन पील सेल को ऑब्जर्व किया या ह्यूमन चीक सेल को ऑब्जर्व किया तो आपको दो चीजें दिखेंगी अनियन पील सेल में बाहर की तरफ। एक तो सेल वॉल दिखेगी और दूसरा सेल मेम्ब्रेन दिखेगी। जबकि आप जब ह्यूमन चीक सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी जो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व होगी सेल के अंदर वो होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्योंकि न्यूक्लियस सेल के अंदर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है तो वो आसानी से और सबसे पहले दिख जाता है। तो चाहे वो अनियन पील सेल हो या ह्यूमन चीक सेल हो, दोनों में ही आपको न्यूक्लियस दिखेगा। ये डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है और डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स होंगे, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होंगे, डीएनए। और डीएनए जो होता है इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल, अब यहां पर एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि सेल्स दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस तो होगा लेकिन वो लगेगा नहीं न्यूक्लियस जैसा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इट इज नॉट लिमिटेड बाय एनी मेम्ब्रेन। और जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एक ऐसा न्यूक्लियस जो कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। तो अगर आप देखें कि बेसिकली सेल्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जबकि यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब जैसे अनियन पील सेल और ह्यूमन चीक सेल, ये प्लांट है और ये एनिमल है, ह्यूमन इज एनिमल, अनियन इज प्लांट। ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स हैं। आप साफ साफ देख रहे हैं यहाँ न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन दिख रहा है, यहाँ भी न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन दिख रहा है। तो ये यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी, इस प्रोकैरियोटिक सेल
में मान लीजिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में बना रहा हूं, तो इसमें न्यूक्लियस तो होगा, यानी कंटेंट तो न्यूक्लियस के होंगे, लेकिन इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा। तो इसी को बोलेंगे कि न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी इसमें आप देखेंगे कि न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस होता है, बट वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, इसका मतलब इसमें जो न्यूक्लियस होगा उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों सेल के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो इट ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल। यानी कि जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस के बाहर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म आपको चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक हो या सेल यूकैरियोटिक हो, उसमें आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा जो कि सेल के पूरे वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है, सेल के पूरे वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। इसी तरह से साइटोप्लाज्म आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा। तो साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाएगा, यूकैरियोट्स में भी पाया जाएगा, मतलब उनके सेल में पाया जाएगा। और साइटोप्लाज्म जो होता है इट इज मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, यानी साइटोप्लाज्म में जो सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं। तो साइटोप्लाज्म इज मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। पे ध्यान रखना है, सवाल आ सकता है कि मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी क्या होगा। तो साइटोप्लाज्म इज मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। तो ये किसके लिए टर्म यूज किया जाता है? साइटोप्लाज्म के लिए, क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेलुलर एक्टिविटीज नहीं होगी। केमिकल रिएक्शन जो सेल के होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, वहाँ जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे उन सेल्स में, वो साइटोप्लाज्म में हो रहे होंगे। और बिना साइटोप्लाज्म के ना तो प्रोकैरियोटिक सेल और ना ही यूकैरियोटिक सेल जिंदा रह सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है और इन पॉइंट्स को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करेंगे। अब जैसा कि आपको बताया गया कि साइटोप्लाज्म इज द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ सेल, और इस साइटोप्लाज्म में सेल को जिंदा रखने के लिए तमाम केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं। इसीलिए साइटोप्लाज्म को मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज कहा जाता है। अब यहाँ ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, यानी एक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनल है, लेकिन न्यूक्लियस के चारों ओर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उस साइटोप्लाज्म में भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और उनको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कहा जाता है। तो न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल है लेकिन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि सेल के अंदर मान लीजिए ये सेल है और सेल के अंदर ये हमने न्यूक्लियस बना दिया, तो न्यूक्लियस तो सेल के अंदर का ऑर्गेनल है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है इसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो साइटोप्लाज्म में भी कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे जिनको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे और इनको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कहा जाता है। न्यूक्लियस is not a cytoplasmic organelle but it is a cell organelle। तो ध्यान रखेंगे न्यूक्लियस is a cell organelle, it is not cytoplasmic organelle, क्योंकि साइटोप्लाज्म में नहीं है, साइटोप्लाज्म अलग है इससे। it is not cytoplasmic organelle। और सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल पाया जाएगा
न्यूक्लियस हो या साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी ऑर्गेनल है वो सबको सेल ऑर्गेनल कहेंगे। तो सेल ऑर्गेनल वो सब कुछ हो गया जो कि सेल के अंदर है। न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनल और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी सेल ऑर्गेनल हैं। लेकिन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल सिर्फ वही ऑर्गेनल होंगे जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे। तो इसका भी जिक्र एनसीईआरटी बुक में है कि जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं या सेल में पाए जाते हैं। अगर हम सेल की बात करेंगे तो न्यूक्लियस एक ऑर्गेनल हमने पहले ही बता दिया है, और उसके अलावा सेल के अंदर जो दूसरे ऑर्गेनल्स होंगे वो साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे और इसलिए उनको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल वो ऑर्गेनल है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, और इन्हीं को सेलुलर ऑर्गेनल्स भी कहेंगे, यानी सेल में भी पाए जा रहे हैं तो इसलिए सेल ऑर्गेनल भी कह लिए गए। लेकिन न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल है बट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल नहीं है। अब देखिए, साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं इसमें कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, आपने नाम सुना होगा, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया ये प्लांट सेल, एनिमल सेल सभी सेल में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। फिर लाइसोसोम्स, अब लाइसोसोम एनिमल सेल में पाया जाएगा। ये सब आगे डिस्कशन होगा, बट अभी एक ओवरव्यू चल रहा है तो यहाँ भी मैं बताते चल रहा हूँ। तो लाइसोसोम एनिमल सेल में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाएगा, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाएगा। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे और ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको माइक्रोबॉडीज कहा जाता है। तो माइक्रोबॉडीज जो हैं वो एनिमल सेल में भी होते हैं, वो प्लांट सेल में भी होते हैं। इसके बाद वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर वैक्यूल का भी नाम याद रखना है। वैक्यूल की जहाँ तक बात है तो एक बड़ा वैक्यूल आपको मिलता है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में बड़ा वैक्यूल नहीं मिलता है। एनिमल सेल के वैक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं और कई सारे होते हैं, या तो वैक्यूल नहीं होते हैं, जबकि प्लांट सेल में अक्सर आपको एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल देखने में मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे कि वैक्यूल को हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ लिख जरूर दिया है, लेकिन वैक्यूल को साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल कंसीडर नहीं करते हैं। हालांकि वो साइटोप्लाज्म का एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है, सेल के अंदर एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ ऐसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं जिनके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और उसको बताने से पहले यहाँ ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स नहीं मिलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वैक्यूल को हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल कंसीडर नहीं करते हैं, तो हम यहाँ वैक्यूल को हटा करके बात कर रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोबॉडीज, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल do not contain membrane bound cell organelles या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं,
बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वैक्यूल जो है वो देखा जा सकता है प्रोकैरियोटिक सेल में। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं, जिनमें गैस वैक्यूल भी पाया जाता है। तो वैक्यूल जो है वो पाया जा सकता है और वैक्यूल के चारों ओर मेम्ब्रेन होती है। तो हम अगर ये बोलें कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता प्रोकैरियोट में, तो ये सही नहीं होगा। यूजुअली हम जरूर कह देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। तो ठीक है, जितने सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का जिक्र अभी हमने आप के सामने किया, उसमें वैक्यूल को छोड़ करके कोई भी सेल ऑर्गेनल जो कि मेम्ब्रेन से घिरा है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। कहने का मतलब ये है। अब इसके बाद जो सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, यानी उसको हम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कह सकते हैं। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल की जब बात होती है तो इसमें राइबोसोम का नाम सबसे पहले आता है। तो जो राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। तो याद रखना है कि राइबोसोम्स जो होंगे प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, और राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हैं। और राइबोसोम की जो लोकेशन होती है, अगर हम यूकैरियोटिक सेल को ऑब्जर्व करें तो राइबोसोम का लोकेशन, राइबोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं, इन साइटोप्लाज्म। इसके अलावा राइबोसोम जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। मतलब यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी पाए जाते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप लोग जानते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस स्मूथ होगा क्योंकि उस पर कोई राइबोसोम्स नहीं है चिपके हुए, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स चिपके रहते हैं, इसलिए उसका सरफेस रफ होता है। तो यानी कि जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर चिपका होगा तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। इसके अलावा राइबोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी चिपके रहते हैं। तो ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑन सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आपको ध्यान रखना है कि राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल में किन दो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर पाए जाते हैं या किन दो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा राइबोसोम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं, बिना जो कि किसी ऑर्गेनल से अटैच नहीं होते हैं। और कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से चिपके रहते हैं और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सरफेस से चिपके रहते हैं। तो इस तरीके से राइबोसोम की लोकेशन सेल में कहाँ कहाँ होती है यूकैरियोटिक सेल के केस में, वो हमने आपको बता दिया। जबकि जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना ही उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही क्लोरोप्लास्ट है। तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं फ्री फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो दूसरा ऑर्गेनल जिसका नाम लिया जाता है, जिसके चारों मेम्ब्रेन नहीं होती है, एक तो राइबोसोम हो गया और दूसरा जो
सेल ऑर्गेनल है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, उसको सेंट्रियोल कहा जाता है, यानी सेंट्रियोल्स। और ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो इन एनिमल सेल्स, तो सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में पाए जाते हैं और ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ध्यान रखिएगा, सेंट्रियोल एनिमल सेल के डिवीजन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन सेल डिवीजन। तो यहां हम लोग ये चीज समझ चुके हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर दो तरह के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल या सेल ऑर्गेनल, और नॉन मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल और सेल ऑर्गेनल। नॉन मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक और सेल ऑर्गेनल्स में राइबोसोम और सेंट्रियोल ये दो कॉमन एग्जाम्पल हैं, जबकि मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल में जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज आते हैं। जहाँ तक वैक्यूल की बात है, वैक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, लेकिन उसको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल कंसीडर करें कि ना करें इस विषय में विवाद है। तो यहाँ हम ये मान के कि वैक्यूल को हम सेल का ऑर्गेनल मान लेंगे लेकिन साइटोप्लाज्म का ऑर्गेनल नहीं मानेंगे, क्योंकि वो एक स्पेस है जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं है, इसको ऐसे कंसीडर किया जाता है। और वैक्यूल यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो जहाँ पर ये आपको कहना पड़े कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो आप कहेंगे नहीं, वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, बाकी जो दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। अब एनसीईआरटी बुक लिखती है कि सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। सबसे पहले हम सेल के साइज की बात करते हैं। साइज ऑफ सेल्स, इसमें सबसे पहला नाम आता है माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा जो है वो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक प्रोकैरियोट है और इसके सेल की साइज सबसे छोटी होती है। तो स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड अगर किसी का होता है तो वो है माइकोप्लाज्मा का, और इसके सेल की जो साइज होती है उसमें लेंथ दिया गया है और वो होता है इसका जो लेंथ है वो ध्यान रखिएगा वो होता है 0.3 माइक्रोन, या इसी को माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। अब जो दूसरी सेल जिसका साइज एनसीईआरटी बुक में मेंशन है वो है बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरिया की जो साइज होती है वो 3 to 5 माइक्रोन या माइक्रोमीटर होती है। उसके बाद ह्यूमन ब्लड में आपने आरबीसी का नाम सुना होगा, ह्यूमन आरबीसी, रेड ब्लड सेल या इसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, उसका डायमीटर या उसकी साइज दी गई है। तो ह्यूमन आरबीसी की जो साइज दी गई है वो वास्तव में वो डायमीटर है आरबीसी का, और ये जो साइज है 7 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। तो ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोन या 7 माइक्रोमीटर होता है, और ये इसका साइज कह लीजिए या डायमीटर कह लीजिए। इसके बाद फिर एनसीईआरटी बुक में साइज को लेकर के एक पॉइंट दिया गया है कि सिंगल आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल किसका होता है, तो वो है ऑस्ट्रिच एग का। यानी कि द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल का एग्जाम्पल अगर पूछे तो वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, यहां आइसोलेटेड का मतलब है कि शरीर से अलग,
एक सेल है जो कि सबसे बड़ी है, तो वो है ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच जो अंडा देता है वो सिंगल सेल्ड होता है, तो वो आइसोलेटेड सेल का एग्जाम्पल है। अगर कोई सेल शरीर के अंदर किसी टिश्यू का पार्ट है तो उसको आइसोलेटेड सेल नहीं कहेंगे। तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल की बात करें तो वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। और हमारे शरीर में सबसे लंबी सेल कौन सी है? तो हमारे शरीर में सबसे लंबी सेल का एग्जाम्पल है नर्व सेल। तो नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। तो नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। और ये नर्व सेल सबसे लंबी सेल है हमारे शरीर की, लेकिन ये आइसोलेटेड सेल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो एनसीईआरटी बुक ने शुरुआत में सेल के साइजेस का जिक्र किया है और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब एनसीईआरटी बुक सेल के शेप का डिस्कशन करती है। तो शेप ऑफ सेल्स, सेल्स के बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं। उसमें डिस्क लाइक शेप हो सकता है, पॉलीगोनल शेप हो सकता है, कॉलमनर शेप हो सकता है, क्यूबॉइडल शेप हो सकता है, हेयर लाइक हो सकता है शेप सेल का, हेयर लाइक, या सेल का शेप इर्रेगुलर हो सकता है। तो ऐसे बहुत तरह के शेप्स आप देख सकते हैं सेल्स में। अब जब हम हेयर लाइक कहते हैं तो इसका मतलब थ्रेड लाइक भी होता है, थ्रेड लाइक, काफी पतला सेल। अब यहां पर जो डिस्क लाइक शेप होता है, जैसे आपने डिस्क देखा होगा किस तरह का डिस्क होता है, और डिस्क में यदि उसके दोनों सरफेस बीच में गड्ढा हो, यानी कॉनकेव सरफेस हो, दोनों ऊपर भी और नीचे से भी गड्ढा हो, तो इस तरह का शेप आप आरबीसी में देखते हैं। यानी इस डिस्क को अगर आप ऐसे कर लें, लेटरल व्यू से देखें, तो बीच में ये डिस्क दबी होगी, ये देखिए। तो आरबीसी का ये सरफेस व्यू है और ये साइड व्यू है, लेटरल व्यू है, लेटरल व्यू है, और ये सरफेस व्यू है, सरफेस व्यू। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आरबीसी का ये सरफेस व्यू है और ये लेटरल व्यू है। तो आरबीसी जो है वो डिस्क लाइक सेल होती है, यानी ये राउंड भी होती है और इसका दोनों सरफेस बीच से दबा होता है, यानी बाइकॉनकेव। तो आरबीसी इज राउंड एंड बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर। तो आरबीसी राउंड है एंड बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद जब आप दूसरा एग्जांपल देते हैं शेप का, जैसे इर्रेगुलर शेप, तो इर्रेगुलर शेप का मतलब है कि सेल का शेप फिक्स नहीं होता है। अभी आप देख रहे हैं तो कुछ और शेप है, थोड़ी देर बाद कुछ और शेप हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं द शेप ऑफ सेल इज इर्रेगुलर, और इसको हम अमीबॉयड शेप भी कह सकते हैं। अमीबा का नाम सुने होंगे। ये अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो अपना शेप लगातार बदलता रहता है, उसमें स्यूडोपोडिया बनता रहता है जिसके मदद से वो मूव करता है, लोकोमोशन दिखाता है। तो इसी तरह से आप लोग जानते होंगे कि हम लोग के बॉडी में जो ब्लड है उसमें एक तो आरबीसी पाया जाता है और दूसरा डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। तो डब्ल्यूबीसी का शेप इर्रेगुलर होता है या अमीबॉयड होता है। तो जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनका शेप इर्रेगुलर या अमीबॉयड होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो डब्ल्यूबीसी इज एग्जांपल ऑफ अ सेल हैविंग इर्रेगुलर शेप और अमीबॉयड शेप। इसके बाद जो तीसरे तरह के शेप का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो है कॉलमनर, यानी कि पिलर लाइक सेल्स। आप देखिए कि कुछ सेल्स होती हैं जो पिलर लाइक होती हैं, कॉलमनर शेप उनका होता है और ये इनकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो इस तरह के भी सेल हैं कॉलमनर सेल। तो कॉलमनर शेप जो होता है वो आप जानते हैं कि लॉन्ग
एंड नैरो, मतलब इनकी लंबाई ज़्यादा और वो नैरो होती हैं। तो कॉलमनर शेप का मतलब हो गया कि सेल लंबी ज़्यादा है लेकिन नैरो है, पतली है। जैसे हम लोग के बॉडी में आप लोग सुने होंगे कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है, तो आप लिख सकते हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल, इसका एग्जाम्पल है कॉलमनर एपिथेलियल सेल, इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद फिर आपने देखा होगा नर्व सेल के बारे में सुना होगा। नर्व सेल ब्रांच्ड सेल होती हैं, लॉन्ग सेल होती हैं, तो आप कह सकते हैं इनमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं। तो जो नर्व सेल होती हैं ये बीच में केवल इनका कुछ सेलुलर पोर्शन क्लियर दिखाई देता है, बाकी इनसे जो ब्रांचेस निकली रहती हैं वो बहुत पतली ब्रांचेस निकली रहती हैं, और इन ब्रांचेस को आप पढ़े होंगे डेंड्राइट्स बोला जाता है, या एक्सॉन। लंबा ब्रांच हो गया तो उसको क्या बोल देंगे, एक्सॉन कह देंगे। तो इस तरीके से आप ये जो नर्व सेल देखते हैं, नर्व सेल ये लॉन्ग सेल्स हैं, लंबी लंबी सेल्स हैं, इनके प्रोसेस निकले रहते हैं, इसकी वजह से वो लंबी हैं, और ब्रांचिंग निकली रहती है। तो लॉन्ग एंड ब्रांच सेल का एग्जांपल क्या हो गया, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड सेल का एग्जांपल हो गया नर्व सेल। इसमें जो बीच वाला पार्ट होता है उसको साइटोन कहते हैं, और जो प्रोसेस या ब्रांचेस निकले रहते हैं उनको डेंड्रॉन कहते हैं। एक ब्रांच को डेंड्रॉन कहेंगे, बहुत सारे ब्रांच होंगे तो डेंड्राइट्स, यानी डेंड्राइट्स प्लूरल टर्म है और डेंड्रॉन जो है वो सिंगुलर टर्म है, ठीक है। और जो सबसे लंबा ब्रांच होगा उसको एक्सॉन कहेंगे। तो एक्सॉन और डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स ये ब्रांचेस होते हैं नर्व सेल के। तो नर्व सेल एग्जांपल हो गई लॉन्ग और ब्रांच सेल की, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हेयर लाइक सेल्स का एग्जांपल होगा, इलोंगेटेड सेल का एग्जांपल होगा, जैसे ट्रैकीड्स हो गए। जाइलम का नाम सुना होगा आपने, जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, तो जाइलम में आप सुने होंगे ट्रैकीड्स और वेसल्स पाए जाते हैं। तो जो ट्रैकीड्स होते हैं वो बहुत ही पतले सेल्स होते हैं, हेयर लाइक सेल्स होते हैं। तो ये ट्रैकीड्स, जो ट्रैकीड्स होते हैं वो हेयर लाइक सेल्स का एग्जाम्पल हैं, हेयर लाइक या थ्रेड लाइक सेल्स के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेयर लाइक सेल्स का भी एग्जाम्पल आपको पता चल गया। क्यूबॉइडल सेल में जो सेल्स होंगी उनकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होगी। क्यूब आप बनाना पहले से भी जानते हैं कि क्यूब कैसे बनाया जाता है, तो क्यूबिकल शेप भी आपको पता होगा कैसा होता है। तो जब कोई सेल क्यूब जैसी होती है, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई सब और मोटाई ये सब बराबर होती है, तो उसको क्यूब कहा जाता है। तो हम लोग के बॉडी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी पाया जाता है। जैसे हम लोग के बॉडी में कॉलमनर एपिथेलियम होता है, उसी तरह से हम लोग के बॉडी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी होता है। तो जो क्यूबॉइडल सेल होती हैं उसका एग्जांपल हो जाएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और इसके बाद कुछ सेल्स ऐसे भी होती हैं जो ओवल इन शेप होती हैं। पत्ती का अगर सेक्शन आप काटिए तो पत्ती में मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं। पत्ती का जो सरफेस होता है ना, अगर आप पत्ती के का अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो पत्ती में एक सरफेस ऊपर होता है एक नीचे, और दोनों सरफेस के बीच में जो सेल्स होती हैं उनको मीजोफिल सेल कहते हैं। तो जो मीजोफिल सेल्स होती हैं वो राउंड एंड ओवल होती हैं। कुछ सेल राउंड होती हैं, कुछ क्या होती हैं, ओवल होती हैं। तो मीजोफिल सेल्स जो है मीजोफिल सेल्स, तो मीजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल होती हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए गए सेल के शेप से रिलेटेड, और ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी बुक लिखती है कि शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, यानी कि फंक्शन के हिसाब से सेल अपने शेप को वेरी करती है। हर सेल का फंक्शन सेम नहीं होता, सेल्स का फंक्शन अलग अलग होता है। अब किडनी की सेल होगी या आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है, आप देखिए 3 सेल का नाम हमने यहाँ लिया और तीनों का जो फंक्शन है सेल का वो अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है शेप भी इनका अलग अलग होगा। तो सेल का शेप डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पर डिटेल में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल, अब प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स में उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है।
तो प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या होंगे या प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल क्या होंगे, बात एक ही हुई। तो प्रोकैरियोट्स आर ऑर्गेनिजम्स in which prokaryotic cell is present. प्रोकैरियोटिक मैं शॉर्ट में पीके लिखता हूं, तो प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल में आप मेंशन कर लें, बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर इसके एग्जाम्पल्स में माइकोप्लाज्मा आते हैं, माइकोप्लाज्मा जिसमें स्मॉलेस्ट सेल पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी सेल सबसे छोटी होती है, और माइकोप्लाज्मा को ही PPLO कहा जाता है। एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर एक चीज अलग लिखी है कि माइकोप्लाज्मा एंड PPLO लिखा है, तो इस पर सतर्क हो जाइएगा। माइकोप्लाज्मा एंड PPLO नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से माइकोप्लाज्मा को ही PPLO कहते हैं, एक तरह से PPLO का ही एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो PPLO का जो फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरीके से प्रोकैरियोट्स के 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। अच्छा, यहां पर एक ये भी चीज ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूकैरियोट्स के रिस्पेक्ट में, यानी प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के रिस्पेक्ट में छोटी होती हैं और फास्ट रेट से मल्टीप्लाई करती हैं। यानी 2 सेल्स अगर अगल बगल रख दी जाए और कंपैरिजन किया जाए तो साइज की बात जहां तक है तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल्स एंड द प्रोकैरियोटिक सेल्स मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल की तुलना में ज़्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर and multiply more rapidly as compared to eukaryotic cells। यानी जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना यूकैरियोटिक सेल से करते हैं तो पाएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल छोटी होती हैं और ये ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं यूकैरियोटिक सेल के रिस्पेक्ट में। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं ये भी अपने साइज में और शेप में ग्रेटली वेरी करती हैं, यानी अलग अलग प्रोकैरियोटिक सेल्स अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में आपको मिलेंगे। बैक्टीरिया भी, ये नहीं कि सारे बैक्टीरिया का शेप और साइज एक ही जैसा होगा, बैक्टीरिया भी इसमें वेरी करेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी में भी डिफरेंट टाइप्स के शेप एंड साइजेस आपको मिलेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप, ये आपको ध्यान रखना है। अब एनसीईआरटी बुक 4 स्ट्रक्चर्स के साइजेस को कंपेयर करती है एक डायग्राम में, वायरसेस, PPLO, टिपिकल बैक्टीरिया और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। और इस कंपैरिजन का बेसिस सिर्फ यही है ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सा स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर से कितना गुना छोटा है या कितना गुना बड़ा है। वायरसेस का जो रेंज दिया गया है साइज का 0.02 से 0.2 माइक्रोन, PPLO का जो साइज दिया गया है वो है 0.1 माइक्रोन, माइक्रोन यानी माइक्रोमीटर। अब यहां ध्यान रखिएगा कि PPLO का जो साइज है वो ठीक पहले माइकोप्लाज्मा के नाम से 0.3 माइक्रोन दिया गया था एनसीईआरटी बुक में, जो मैंने भी डिस्कस किया है।
तो माइकोप्लाज्मा का जो साइज है यानी जो उसकी लेंथ बताई थी मैंने पहले वो 0.3 माइक्रोन बताई थी, और यहाँ पीपीएलओ का जो साइज दिया जा रहा है वो 0.1 माइक्रोन। बस अंतर यह है कि इसके पहले माइकोप्लाज्मा शब्द का यूज़ किया गया था, यहाँ पीपीएलओ शब्द का यूज़ किया गया, और एनसीईआरटी बुक माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ लिखती है, यानी इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ शायद अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ एक ही हैं। इसके बाद बैक्टीरिया का साइज दिया गया है 1 से 2 माइक्रोन, और फिर टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज रेंज दिया गया है 10 से 20 माइक्रोन। तो इन साइजेस को आप ऑब्जर्व करके ये कंपेयर कर सकते हैं कि वायरस, पीपीएलओ, बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल एक दूसरे से कितने गुना ज्यादा बड़े हैं या छोटे हैं। अब आइए हम शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप्स होते हैं। सो देयर आर 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप्स होते हैं। इसमें एक शेप होता है रॉड शेप, दूसरा जो बेसिक शेप होता है उसको स्फेरिकल कहा जाएगा, तीसरा जो बेसिक शेप होता है वो होता है कॉमा शेप, और चौथा जो शेप होता है बेसिक शेप उसको बोलते हैं स्पाइरल। यानी कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो रॉड लाइक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया स्फेरिकल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो कॉमा शेप वाले होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो स्पाइरल होते हैं, स्पाइरल शेप, स्प्रिंग जैसे। और बैक्टीरिया का जो नाम होता है वो उनके शेप के आधार पर ही रखा जाता है। जिन बैक्टीरिया का शेप रॉड शेप होता है उनको बैसिलस कहा जाता है, बैसिलस। जिन बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल होता है उनको कोकस कहा जाता है। कोकस जो है वो सिंगुलर टर्म है और कोकाई जो है वो प्लूरल टर्म है। और जिन बैक्टीरिया का शेप कॉमा जैसा होता है उनको विब्रियो कहा जाता है, विब्रियो। और जिन बैक्टीरिया का शेप स्पाइरल होता है उनको स्पाइरेलम कहा जाता है, स्पाइरेलम कहा जाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी नाम का बैक्टीरिया कॉलरा के लिए जिम्मेदार है। ये कॉलरा कॉज करता है, कॉलरा एक बीमारी है जानते होंगे, विब्रियो कॉलेरी नाम की बैक्टीरिया से होती है। तो विब्रियो नाम का मतलब हुआ कि इस बैक्टीरिया का शेप कैसा है, कॉमा शेप है। उसी तरह से डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, तो इसके नाम में डिप्लोकोकस लगा है। कोकस मतलब स्फेरिकल और डिप्लो मतलब 2, यानी जो डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया होगा वो 2 बैक्टीरिया यूनिट आपस में चिपके होंगे। तो जब भी ये शरीर में पाए जाएंगे तो 2 स्फेरिकल बैक्टीरिया आपको चिपके हुए मिलेंगे आपके शरीर में, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया डिप्लोकोकस, यानी 2 कोकस आपस में चिपके हुए हैं और इसको बोल दिया गया डिप्लोकोकस। तो आपने यहाँ देखा कि बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप्स कौन कौन से हैं, और बैक्टीरिया के जो नाम पढ़ते हैं, नाम दिए जाते हैं, उनको उनके शेप के बेसिस पर दिया जाता है। अब एनसीईआरटी बुक ये मेंशन करती है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंसेस दिखाते हैं अपने शेप में और फंक्शन में, लेकिन इन प्रोकैरियोट्स की जो सेल होती हैं, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन जब हम देखेंगे तो वो सभी प्रोकैरियोट्स में उनमें फंडामेंटल सिमिलरिटी होती है। मतलब फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, जितने तरह के प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सब शेप और फंक्शन में वाइड वैरायटी दिखाते हैं, लेकिन जब इनके प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो इन सभी में फंडामेंटल सिमिलरिटी होती है। इसका मतलब
कि जो प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं वो सब सेल्स एक ही जैसी होती हैं, भले ही इनके फंक्शन, इनके शेप्स अलग अलग हों। तो आइए प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनाइजेशन को अब डिटेल में समझते हैं। पहले भी हल्का फुल्का जिक्र हमने किया था इसी लेक्चर में। अब किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर सेल वॉल होती है, ये हमने आपको बताया, और उसके बाद उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन होती है। तो किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो सबसे बाहर सेल वॉल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, और फिर इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में, हम यहाँ एक जनरल प्रोकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, और अंदर जो फ्लूइडी मैट्रिक्स है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब जो ये साइटोप्लाज्म है, इसी में प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें सेल मेम्ब्रेन जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये मान लेते हैं ये इस प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है, और ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यानी आप लिख सकते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस तो होगा लेकिन नॉट वेल डिफाइंड, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, नॉट वेल डिफाइंड। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होगा लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं वेल डिफाइंड होगा? क्योंकि उसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसी को इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहें, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहें, या न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड कहें, सब एक ही चीज है। अब इसका जो ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, सिंगल मॉलिक्यूल। तो इसका जो डीएनए होता है ये सर्कुलर डीएनए होता है, और इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर हेलिकल कॉइलिंग दिखाते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं कि सिंगल डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है इसके न्यूक्लियस में। फिर से सुन लीजिए, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है। इसी को हम जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं, या इसी को सर्कुलर डीएनए भी कहते हैं। तो सिंगल डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल, और ये सर्कुलर है तो जाहिर सी बात है ये सर्कुलर डीएनए शब्द तो लगाना ही पड़ेगा। हम लोगों के न्यूक्लियस में, यानी यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, हेलिकली कॉइल्ड होता है, लेकिन सर्कुलर नहीं होता, लीनियर होता है। यानी कि अगर हम यूकैरियोटिक सेल बनाएं, उसका न्यूक्लियस बनाएं, तो इसमें जब डीएनए बनाएंगे तो इसमें भी 2 स्ट्रैंड दिखाएंगे, एक स्ट्रैंड ये और दूसरा स्ट्रैंड को उस पर लपेट देंगे। तो ये लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लेकिन यहां लीनियर नहीं है, ये सर्कुलर है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो आपने क्या लिखा? सिंगल डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए, और इसी को जीनोमिक डीएनए कहा जाता है, इसी को सिंगल क्रोमोसोम भी कहा जाता है। तो ये इसी को सिंगल क्रोमोसोम भी मानते हैं बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोटिक सेल का। और ये जो डीएनए है ये किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस तो है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसको नेकेड डीएनए कहा जाता है।
ये जो जीनोमिक डीएनए होता है ये नेकेड डीएनए होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जीनोम इज नेकेड, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये ध्यान रखेंगे नेकेड डीएनए है या नेकेड जीनोम है। बैक्टीरिया का जीनोम या बैक्टीरिया का डीएनए नेकेड होता है। और नेकेड शब्द हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है, इसलिए ये नेकेड है। अब इसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें इसी तरह के डीएनए मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस से बाहर होते हैं, साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे। तो इसी तरह से कुछ मैं छोटे छोटे डीएनए मॉलिक्यूल्स, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स हम बना देते हैं साइटोप्लाज्म में भी। इनको प्लाज्मिड्स कहा जाता है। इनको क्या कहेंगे? प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड्स जो होते हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत सारे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो प्लाज्मिड भी क्या होते हैं? प्लाज्मिड जो होते हैं ये भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और जिनमें दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे से हेलिकली कॉइलिंग दिखाते हैं, हेलिकल कॉइलिंग दिखाते हैं, दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं प्लाज्मिड और ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और इनकी संख्या एक से ज्यादा होती है। कई सारे छोटे छोटे ये डीएनए होते हैं और ये बैक्टीरिया को यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू बैक्टीरिया। तो यहां पर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि जो प्लाज्मिड होते हैं दे प्रोवाइड यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक का असर नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उनमें जो प्लाज्मिड्स होते हैं उसके ऊपर कुछ जीन्स पाए जाते हैं। ये जो जीन्स होते हैं ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। तो जिन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के ऊपर या प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा उसके ऊपर एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। और जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है या प्लाज्मिड ही नहीं है तो कहां से वो एंटीबायोटिक से बच पाएंगे? तो वो ऐसे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मारे जाते हैं, एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो याद रखिए कि प्लाज्मिड इसी तरह से यूनिक फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी या कैरेक्टर देता है बैक्टीरिया को। और एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो यूनिक है बैक्टीरिया में वो है एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के असर से बचाते हैं अगर उस प्लाज्मिड पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हुआ तो है ना अमेजिंग कि बैक्टीरिया जो हैं वो एंटीबायोटिक से बचने के लिए अपने अंदर जीन भी रखते हैं। सारे नहीं बट ज़्यादातर, और कुछ बैक्टीरिया अलग अलग स्पीशीज पर डिपेंड करता है। और ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है इनके मेन डीएनए पर नहीं होता है। ये मेन डीएनए है जिसको जीनोमिक डीएनए बोलते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में है। या ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं ये मेन डीएनए मॉलिक्यूल्स नहीं है, इस पर यूनिक प्रॉपर्टी के जीन्स मौजूद है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन मौजूद है। और ये बैक्टीरिया के जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। अगर इन प्लाज्मिड्स को हम बैक्टीरिया के बॉडी से बाहर निकाल दें, इसके सेल से बाहर निकाल दें तो ये बैक्टीरिया मरेगा नहीं। हाँ, कब मरेगा? जब एंटीबायोटिक आएगा तब। तो एंटीबायोटिक्स के प्रेजेंस में जरूर मर जाएगा, लेकिन ये प्लाज्मिड नॉर्मल लाइफ के लिए जरूरी नहीं होते। ये लग्जरी देते हैं। एक तरह से लग्जरी का मतलब है कि जो जीवन की आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज देने वाली जो चीज़ें हैं उनको लग्जरी आइटम्स कहा जाता है। तो एक तरह से इनके ऊपर लग्जरी जीन्स होते हैं। तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया को यूनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
और आप ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं। तो हमने आपको यहाँ बता दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, इसमें न्यूक्लियस होगा लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। अंदर इसके सिंगल क्रोमोसोम होगा जो कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली क्वाइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। इसी को जीनोमिक डीएनए भी कहेंगे और ये नेकेड डीएनए कहा जाएगा क्योंकि इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म में कुछ और स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, ये भी सर्कुलर होंगे, ये भी डबल स्ट्रैंडेड होंगे, यहाँ भी दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर हेलिकल कॉइलिंग दिखाएंगे और ये इनको प्लाज्मिड कहा जाएगा। इनको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट, क्योंकि इस क्रोमोसोम से अलग हटके हैं तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट कहा जाएगा इनको। तो प्लाज्मिड को आप एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट भी लिख लेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट होते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। और ये यूनिक फिनोटाइप प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं होती है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, इसमें कोई भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, सिर्फ राइबोसोम को छोड़ करके, यानी इनके सेल में राइबोसोम्स पाया जाता है और दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स नहीं होते जो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं।